नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एजे आर्मी क्लासेस पर। दोस्तों, जीके जीएस मेन हमारा फोकस रहता है। हमेशा से आप जानते हैं, अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे तो आप जानते हैं कि मेन फोकस जीके जीएस है। मैथ हमारा नहीं है, हम मैथ नहीं कराते हैं, पर जीके जीएस में आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये दावा करते हैं कि जीके जीएस में आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे यही फंसेंगे, यहीं से फंसेंगे। इजी लगते हैं पर ये इजी ही गेम चेंजर साबित होते हैं आगे चल के। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जो बीजी सेंटर का ओरिजिनल एग्जाम पेपर मैंने डाला था। उसमें 22 से 23 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस में से जीके जीएस में से 22 से 23 क्वेश्चंस मेरी मात्र 12 वीडियोस थी। नया चैनल है, मात्र 12 वीडियोस में से ही 22 से 23 क्वेश्चन फंसे थे, क्योंकि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, गलत दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। और जीके जीएस शानदार प्रश्न 34 पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार में सब कुछ याद, एक बार पढ़ के तो देखो। ये पार्ट 2 है, ऐसी ही स्लाइड के साथ में एक वीडियो पहले हम डाल चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, वॉट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान? ईरान का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए पर्शिया, ऑप्शन बी सलिसबरी, ऑप्शन सी सियाम, ऑप्शन डी वियन्ना। बताइए क्या था? पर्शिया, सेलिसबरी, सियाम, वियन्ना। क्या था ईरान का पुराना नाम? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा। ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। अगला प्रश्न, वेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, 14 सितंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 12 जनवरी। बताइए कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूं। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम सेट बनाते हैं तो कभी कभी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिए। ये संविधान सभा के द्वारा अगर बात की जाए, हिंदी भाषा को मातृभाषा बनाने के लिए, हिंदी भाषा को हमारी इंटरनेशनल लेवल पर घोषित करने के लिए हिंदी भाषा को, तो ये माना जाता है कि ये 49 में ही 1949 में ही इसे अप्रूव्ड कर दिया गया था। पर पहला अगर बात की जाए हिंदी दिवस कब मनाया गया था इंटरनेशनली, तो इसे भारत की मातृभाषा बता दिया गया था 49 में। पर इसे अगर देखा जाए कि पूछा जाता है कि पहला हिंदी दिवस, सर्वप्रथम सबसे पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो वो 53 में मनाया गया था, 1953। 14 सितंबर डेट सेम है। 14 सितंबर 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था 49 में, 1949 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रवि क्रॉप ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख रवि फसल है? ऑप्शन ए वीट गेहूं, ऑप्शन बी पैडी धान, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी मिलेट बाजरा। बताइए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिए, गेहूं एक मुख्य रवि फसल है। अगला, व्हाट इज कायक? कायक क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ ट्राइब टूल, एक प्रकार का जनजाति औजार, ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ बोट, एक प्रकार की नौका, ऑप्शन सी ए टाइप ऑफ शिप, एक प्रकार का जहाज, ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ वेपन, एक प्रकार का हथियार। तो देखिए, कयक, ऑप्शन बी को ठीक कर लीजिए। कयक इज अ टाइप ऑफ बोट। कयक एक प्रकार की नौका होती है। आपने देखा भी होगा, ये बहुत पतली नौका होती है जिसपे एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, एक ही व्यक्ति उसको चलाता है और वही उस पर सफर करता है। एक से ज्यादा व्यक्ति उस पर नहीं बैठ सकते हैं। बहुत ही पतली किस्म की नुकीली बोट होती है ये, पतली। जैसे जनजातीय लोग पहले यूज किया करते थे, प्रयोग में लाया करते थे, जब वो मछली पकड़ने जाते थे या उन्हें कहीं जब नाव का उन्हें काम पड़ता था, तो ये कयक नाम की एक बहुत पतली सी बोट अपने साथ रखते थे, जिसपे वो एक बार में एक ही आदमी सफर करता था। अगला प्रश्न, बाय हुम इज द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सदन के, संसद के या सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा सदन और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदनों, दोनों सदनों द्वारा सदस्यों से चुना जाता है, या संसद के दोनों सदनों द्वारा?
सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, बोथ द मेंबर्स ऑफ हाउसेस, पार्लियामेंट हाउसेस, बोथ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हाउसेस, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब यहां चुनने की बात हो रही है, यहां नियुक्ति की बात नहीं हो रही है, यहां चुनने की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, छोटी मोटी बातें क्वेश्चन को घुमा देती हैं। ये चुनाव की बात हो रही है, नियुक्ति की बात नहीं हो रही है। चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सदनों के दोनों सदस्यों द्वारा। अगला, विच सिटी डज द हडसन रिवर फ्लो, हडसन नदी किस शहर में बहती है? ऑप्शन ए इस्तंबुल, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बगदाद। तो ये वैसे मुख्यतः अगर इसकी बात करी जाए तो ये यूएसए में बहती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में ये बहती है। और ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क शहर में बहती है हडसन नदी। अगला प्रश्न, हबेस्टन वेटल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, हबेस्टन वेटल निम्न में से किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, ऑप्शन बी ईसी चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी मोटर स्पोर्ट्स, मोटर खेल, रेसिंग वगैरह, मोटर कार वगैरह रेसिंग जो स्पोर्ट्स होते हैं, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो सबस्टेन वेटल ये एक फॉर्मूला होता है जो मोटर स्पोर्ट्स में, रेसिंग कार्स के खेल में, मोटर खेल में प्रयोग किया जाता है, फॉर्मूला होता है एक तरीके का ये। अगला प्रश्न, मोटेरा स्टेडियम वेयर इज इट लोकेटेड, मोटेरा स्टेडियम कहां स्थित है? मोटेरा स्टेडियम बोल लीजिए या नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोल लीजिए, जो अभी कुछ समय पहले ही हाल फिलहाल ही बनके तैयार हुआ है, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कह सकते हैं। आप जानते हैं वो गुजरात में बना हुआ है और गुजरात के अहमदाबाद में बना हुआ है। इसमें ऑप्शन अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और मणिपुर आपको दिए हुए थे, मैंने बता दिया। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबरशिप ऑफ इंडिया, निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबरशिप ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पास किस, ऐसा मतलब कौन सा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें भारत के मतलब मेंबरशिप या नागरिकता, नागरिकता तो नहीं, मेंबरशिप मतलब उसे सदस्यता, हाँ सदस्यता प्राप्त नहीं है उसे, वो उसका मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन ए G9, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी नाम, ऑप्शन डी G15। तो ध्यान दीजिए, इसमें G9 का हमारा सदस्य नहीं है। G9, भारत G9 का सदस्य नहीं है, ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएवी वॉज क्रिएटेड बाय द इंडिया, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? ऑप्शन ए उड़ान, ऑप्शन बी निशांत, ऑप्शन सी मैत्री, ऑप्शन डी गौरी। तो ध्यान दीजिए, ये भारत द्वारा बनाया गया यूएवी हो या भारत द्वारा बनाया गया प्रथम यूएवी या लॉन्च किया हुआ प्रथम यूएवी, कुछ भी तीनों तरीके से कैसे ही पूछे कि सबसे पहले भारत का छोड़ा गया यूएवी कौन सा था, बनाया गया यूएवी कौन सा था, या भारत ने सबसे पहले ऐसा कौन सा यूएवी था जो भारत ने सबसे पहले स्वनिर्माण किया था, खुद बनाया गया था। तो ऑप्शन बी ठीक कर लीजिए, निशांत बनाया गया था, उसका नाम निशांत रखा गया था यूएवी का। अगला प्रश्न, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ ये शुरू किया था असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1940, 1920, 1919, 1922, 1940। बताइए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, कब लॉन्च हुआ था महात्मा गांधी द्वारा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिए, 1920, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, विच इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। यानी कि पूछ रहा है कि हमारा हिंदू समाज का जो सबसे पुराना वेद माना जाता है, जो हमारे 4 वेद हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 ही वेद हैं हमारे। इन वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद।
ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना है। अगला प्रश्न, When did the second world war happened? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 to 1918, ऑप्शन बी 1936 to 1945, ऑप्शन सी 1939 to 1945, ऑप्शन डी 1938 to 1944। कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध की बात कर रहा है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं। वैसे आप ऑप्शन ठीक करना है तो आपको ऑप्शन ठीक कर लीजिए। ऑप्शन सी 39 to 45, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध ये चला था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अब एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है तो आपको याद रखना है 1 सितंबर 1939 को तो ये स्टार्ट हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध की अगर शुरुआत मानी जाती है तो ये 1 सितंबर 1939 से शुरुआत मानी जाती है, और इसका समापन ये कब खत्म हुआ था ये माना जाए तो 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945 में ये खत्म माना जाता है। 1 सितंबर को शुरुआत 1939 में, 2 सितंबर को खत्म 1945 में। साल का अंतर है, बाकी 1 और 2 ही है। सितंबर महीना भी सेम है, बस साल याद रखनी है 39 और 45। अगला प्रश्न, इन विच स्टेट इज द अजंता केव लोकेटेड? अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए, अजंता की गुफाएं, अजंता एलोवेरा, अजंता एलोरा, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे अजंता एलोवेरा कहते हैं, बहुत से लोग अजंता एलोरा कहते हैं, बहुत से लोग अजंता ही कहते हैं। तो कहां है ये? तो ये याद रखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, स्पेस सेंटर की बात हो रही है। अंतरिक्ष धवन, माफ कीजिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन, तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। सतीश धवन ये हमारा एक अंतरिक्ष केंद्र है, इसका नाम है, और ये पूछ रहा है कौन से स्टेट में ये स्थित है, तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न, वेयर डज न्यूक्लियर फ्यूजन अकर? नाभिकीय संलयन क्रिया कहां होती है? ऑप्शन ए एटॉमिक बम, परमाणु बम के अंदर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम, ऑप्शन सी नाइट्रोन बम, ऑप्शन डी न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हाइड्रोजन बम के अंदर ये प्रोसेस होती है, ऑप्शन बी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। नाभिकीय संलयन की बात करी जा रही है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करी जाती है। अगला प्रश्न, तो ये हाइड्रोजन बम के अंदर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? वैसे तो बिजली का जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें भरी जाती हैं, पर ऑप्शंस के हिसाब से हमें बताना है कि उसके अंदर क्या भरा जाता है, क्या क्या फिल्ड होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तो ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी एयर हवा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। इस ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से वैसे काफी चीजें होती हैं, इन ऑप्शंस के मुताबिक आर्गन भरा जाता है बिजली के बल्ब के अंदर। अगला प्रश्न, व्हाट इज ए परमानेंट ऑब्जेक्ट? एक स्थायी वस्तु में क्या होता है? ये यहाँ पे गलती है छोटी सी, व्हाट इज इन ए परमानेंट ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे बीच में इज और ए के बीच में इन आएगा। यहाँ पे व्हाट इज इन ए परमानेंट ऑब्जेक्ट, एक स्थायी वस्तु में क्या होता है? ऑप्शन ए वेलोसिटी, वेग, ऑप्शन बी मोमेंटम, संवेग, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन, त्वरण, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी एनर्जी, ऊर्जा। तो एक स्थायी वस्तु जो होती है, परमानेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ऑप्शन डी ठीक कर लीजिए, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, डायनामिक्स ऑफ साउंड वेव्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर? ध्वनि तरंगों की गतिशीलता तभी संभव है जब वहां पर क्या हो? ऑप्शन ए निर्वात हो, वैक्यूम हो, ऑप्शन बी मीडियम, माध्यम भी होना चाहिए, ऑप्शन सी रिच गोस्ट, धनीभूत होना चाहिए, या ऑप्शन डी इरेश्योर, यानी कि विरलन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, मीडियम का होना जरूरी है, किसी ना किसी माध्यम का होना जरूरी है ध्वनि तरंगों की गतिशीलता के लिए, मीडियम होना जरूरी है। वेव्स के लिए, साउंड वेव्स के लिए कुछ ना कुछ मीडियम होना जरूरी है। अगला प्रश्न, व्हाट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन मेड इन अ ग्लास
उन्नतोदर शीशे में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उन्नतोदर शीशे की बात हो रही है, मतलब ऑप्शन ए रियल एंड रिवर्स, वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन बी इरेशनलिटी एंड डायरेक्ट, अप्रतिबिंब और सीधा बनता है। ऑप्शन सी रियल एंड स्ट्रेट, वास्तविक और सीधा बनता है। ऑप्शन डी फॉरवर्ड एंड इन्वर्टेड, अप्रतिबिंब और उल्टा बनता है। यहां पे बात हो रही है उन्नतोदर शीशे की, तो क्या बनता है उन्नतोदर शीशे में? रियल एंड रिवर्स बनता है। तो ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। सीधी सीधी बात है, जब भी आप रिफ्लेक्शन कहीं होता है, ग्लास का रिफ्लेक्शन जब कहीं होता है उन्नतोदर शीशे जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें क्या बनता है? एक वास्तविक, जो चीज वास्तविक है एज इट इज वही बनती है, और बस वो उल्टी बनती है। तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, वर्नियर कैलिपर्स आर अंडर फिनोमिनल, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पनांक क्या होता है? तो ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1/2 1/2 सेंटीमीटर। क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स का फिनोमिनल? पूछ रहा है यहाँ पे क्या होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर। सर इसका ठीक कर लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, 0.01 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स, विद्युत वाहक बल्ब की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल, माफ कीजिएगा बल्ब नहीं बल, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स, विद्युत वाहक बल? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी पावर। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स की बात हो रही है, बल की बात हो रही है, विद्युत वाहक बल की बात हो रही है। तो इसका सही ऑप्शन है वोल्ट। ऑप्शन सी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, विद्युत वाहक बल इसकी इकाई पूछी जा रही है, तो वोल्ट बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम तरंग लंबाई पूछ रहा है। निम्न में से किस किरण की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? सबसे कम जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ जिसकी मानी जाती है, तरंग लंबाई मानी जाती है, तो कौन सी रेज है वो? एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो याद रखिएगा गामा रेज जो होती हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, गामा रेज जो होती हैं उनकी जो वेवलेंथ बताई जाती है वो सबसे कम बताई जाती है, सबसे कम नापी जाती है, उनकी सबसे कम होती है तरंग लंबाई गामा रेज की। अगला प्रश्न, व्हाट डज कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस व्हेन हीटेड? ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरीन। बताइए। तो वो दो चीज प्रोड्यूस करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे इसमें ऑप्शन सी आप बिल्कुल ठीक कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इन ऑप्शंस के हिसाब से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड भी वो प्रोड्यूस करता है। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो करता ही है प्रोड्यूस, साथ के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। पर ऑप्शन के हिसाब से अभी फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड आपको ठीक करना है। और मान लीजिए कभी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों साथ में आता तो ए और बी आपको ठीक करना है, या जो भी उस समय पे वो ऑप्शन होगा उन दोनों को ठीक करना है। इस तरीके से उत्तर आएगा, जैसे ए और बी, मतलब ए सही है बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, इस तरीके से भी आता है, तो हो सकता है ऐसे भी आए। अगला प्रश्न, Who arranged the chemical elements in the periodic table in increasing numbers of their atomic weights? ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व को उसकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया था? साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, कौन से ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिनने ये काम किया था, जिन्होंने बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में व्यवस्थित किया था तत्व को, यानी कि एलिमेंट को। तो पीरियोडिक टेबल जो होती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए मेडलीफ, ऑप्शन बी मूसले, ऑप्शन सी न्यूलैंड, ऑप्शन डी प्रोस्ट। तो किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन सी आप बिल्कुल ठीक कर लीजिए, न्यूलैंड ने यह काम किया था। पूरा नाम जॉन न्यूलैंड, न्यूलैंड या जॉन न्यूलैंड, इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था बढ़ते हुए परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड? ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए प्रयोग आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
फॉर फ्यूल, ये होगा ये क्वेश्चन इंग्लिश में, फॉर फ्यूल। निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग में आता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी C4H10, ऑप्शन सी CH3COOH, ऑप्शन डी C2H6। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो यूज में आती है एज अ फ्यूल। तो C4H10 ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, C4H10 एज अ फ्यूल यूज की जाती है। अब ध्यान दीजिए, जो अगला प्रश्न जो होगा, इस बार मैंने ऐसा किया है कि एक क्वेश्चन कम से कम आपके लिए छोड़ा है, जो आप कमेंट में मुझे उसका आंसर बताएंगे, बताने वाले हैं कि क्या होगा। अब सब कुछ थोड़ी तो मेहनत कीजिए। तो आपको ये ढूंढना है कि ये अगला जो क्वेश्चन आने वाला है इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ माफ कीजिएगा, दिख नहीं रहा है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक धातु को अभिक्रिया से क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक धातु की अभिक्रिया से क्या बनेगा? मेटल, मेटल है वो। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ा सा ब्लर हो गया था, वो मेटल लिखा हुआ है। तो ऑप्शन H2, Cl2, CO2 या O2, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना है। तो ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और थोड़ा दिमाग को चलाइए। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्स गैस? अब मार्स गैस क्या होती है? निम्न में से मार्स गैस कौन सा है? मार्स गैस मतलब गोबर गैस, मार्स गैस मतलब गोबर गैस, ये बायोगैस का एक फॉर्म है। बायोगैस जो होती है, जो यूज जो मतलब एग्जॉस्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी का, जो एग्जॉस्ट होता है, जो गंदगी होती है, उससे जो गैस बनाई जाती है उसे बायोगैस कहा जाता है। जो नेचुरली बनाई जाती है, जैसे गोबर हो गया, गंदगी हो गई, उसे स्टोर करके बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर करके उसकी जो गैस होती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, उसे बायोगैस कहा जाता है। तो उसी का एक फॉर्म है मार्स गैस, जिसे गोबर गैस कहा जाता है। तो उसमें ये इसका केमिकल फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि गोबर गैस इनमें से कौन सी है, मार्स गैस कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी H2S। तो इसमें आपको CH4 बिल्कुल सही करना है, ऑप्शन बी। गोबर गैस या मार्स गैस या बायोगैस का एक फॉर्म मार्स गैस, ये है CH4। अगला प्रश्न, हु वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। ध्यान दीजिए, बहुत सी किताबों में इसका उत्तर दे रखा है वेस्ट इंडीज, जो कि सही नहीं है। आप जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है कि आपने किसी किताब में कुछ और पढ़ा हो और यहाँ एजे आर्मी क्लासेस पर मैं आकाश आपको कुछ और बता रहा हूं, तो आप उसे एक बार गूगल आपको जरूर करना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए इस बारे में। तो सबसे पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वो इंग्लैंड ने जीता था, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए। बहुत सी किताबों में वेस्ट इंडीज है, पर वेस्ट इंडीज नहीं है, बेतुकी बातें हैं, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। इंग्लैंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हु वॉज द सॉरी हु वॉज द टेम्परेरी लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? अस्थाई की बात कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आता है, वो सिर्फ 2 दिन के लिए थे शायद, अस्थाई थे। पहली संविधान सभा में उन्हें चुना गया था, जो कि अस्थाई रूप से चुना गया था, 2 दिनों के लिए मेरे ख्याल से वो बने थे। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें अस्थाई सदस्य के रूप में 2 दिनों के लिए मेरे ख्याल से चुना गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग में चुना गया था, फिर स्थायी सदस्य को चुन लिया गया था 2 दिन के बाद। तो दोस्तों, ये थे वो इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो आज के सेट में मैं आपके लिए बना करके लेकर के आया था अपनी टीम की मदद के साथ। लगातार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखती हैं आपकी वो कमेंट हमारे लिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, पेपर आगे होता रहेगा। आप जानते हैं स्थिति बहुत खराब चल रही है इस टाइम पे कोरोना की वजह से, बट आपने अगर इतना इंतजार किया तो थोड़ा इंतजार और सही, मेहनत करते रहिए। रोज एक वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप रोज एक वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपको लगता है कि अगर ये किसी के लिए यूजफुल है, वैल्यूएबल है, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो ही आप इन वीडियोस को देखें, आप जनरल नॉलेज के लिए भी इन वीडियोस को देख सकते हैं।
इजी लगते हैं, इजी नहीं है, हमेशा कहता हूं। जैसे बीजी सेंटर में 23 से 24 क्वेश्चन हमारी 12 वीडियो से ही सिर्फ फंसे थे। मुझे उम्मीद है आगे आने वाले इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में भी हमारा ये चैनल एजे आर्मी क्लास मेन फोकस जीके जीएस के लिए। सर याद रखिए, हमेशा मैं एग्जाम पेपर डालता हूं, पर मैं सिर्फ जीके जीएस तक ही डालता हूं, मैथ के लिए मैं नहीं डालता। हाँ, कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द आपके लिए एक अच्छा मैथ का टीचर भी अपॉइंट कराया जाएगा। पर अभी फिलहाल के लिए, तब तक के लिए मेन फोकस जीके जीएस है। आपके 60 नंबर की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ले रखी है। पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल एजे आर्मी क्लासेस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।